हे गाइस, आप सब ने पहला सेट देखा है जो मैंने अपलोड किया था हिंदी का। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने वाली हूँ। उसमें मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में बताया है। ये जो वीडियो है इसमें हम क्लोज टेस्ट जो आते हैं एग्ज़ाम में, जो पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है और उसमें बीच बीच में कोई कोई वर्ड गायब रहता है, तो ये वो है क्लोज टेस्ट। इंग्लिश में भी आते हैं तो वो हिंदी में भी आते हैं एग्ज़ाम में। ये 5 नंबर के पूरे बंडल होते हैं। तो इस सेट को हम देख लेते हैं, ठीक है। जब आप ये फ्री पीडीएफ है। हाँ, ये जब आप गूगल पे टाइप करोगे ड्रीम बिग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो 15-15 क्वेश्चन के आपको 20 सेट वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। आप जाके ये डाउनलोड कर लेना। जब आप पूरे डाउनलोड कर लोगे तो उसमें जो सेट 1 है वो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1 से 10 तक के क्वेश्चन में प्रत्येक परिच्छेद में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं तथा उन्हें प्रश्न संख्या से दर्शाया गया है। मतलब 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ये संख्याएं परिच्छेद के नीचे मुद्रित हैं। परिच्छेद यानी पैराग्राफ के नीचे हैं ये दी हुई, और प्रत्येक के सामने ए बी सी डी ई विकल्प दिए गए हैं। यानी हर एक क्वेश्चन के हर एक रिक्त स्थान के लिए, यानी हर एक ब्लैंक प्लेस को फिल करने के लिए 5 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इन पांचों में से कोई एक इस रिक्त स्थान को पूरे परिच्छेद के संदर्भ में उपयुक्त ढंग से पूरा कर देता है। तो क्या है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो जो शुरू से लेके अंत तक उसको परिच्छेद में जब भरा जाएगा तो वो परिच्छेद का यानी पैराग्राफ का अर्थ नहीं बदलेगा। ये चीज़ें कह रहे हैं। आपको वह विकल्प ज्ञात करना है। विकल्प यानी ऑप्शन ज्ञात करना है, मतलब पता लगाना है, और उसका क्रमांक ही उत्तर के रूप में दर्शाना है। यानी अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी डी। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइमर हो, ये उनके लिए आपको दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन करना है। मतलब अगर 5 दिए हैं तो उन पाँचों में से बेस्ट कौन है, ठीक है, उसको हमें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत हो रहा है हमारा पैराग्राफ कहाँ से। किसी भी पद्यांश के मुख्य भाव या विचार को छोड़े बिना, फिर ये ब्लैंक है, यह में लिखना सार कहा जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी पद्यांश यानी जो पोएट्री लिखी जाती है, तो पोएट्री लिखने का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि कोई भी जो उसका मेन थीम है, मुख्य भाव यानी मेन थीम या फिर मेन थॉट जिसको लेके आप वो पोएट्री लिख रहे थे, तो उस मेन थीम को या जो मेन थॉट है उसको छोड़े बिना, ठीक है, उसको बिना इग्नोर किए। अब कैसे लिखना, संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेपण और सार। तो हम इसको देख लेते हैं। संक्षेप में लिखना यानी छोटे में, संक्षिप्त उसी का एक भाग है, बट संक्षिप्त में लिखना या संक्षेप में लिखना आपको खुद ही पता लग रहा होगा। संक्षिप्त भी छोटा ही है एक, और संक्षेप में लिखना भी छोटा ही है। संक्षेपण और सार, सार मतलब जो हम कहते हैं ना कि एक कोई एक पूरा पैराग्राफ है उसका एक छोटा सा हिस्सा सार, मतलब एक पूरे सेंट्रल आइडिया जिसको हम कहते हैं। सार आप समझ लो, सेंट्रल आइडिया जो होता है वो वाली चीज़। तो संक्षेप में लिखना, यानी इसका आंसर क्या हुआ हमारा, इसका आंसर हो गया पहले वाले का, पहले का हमारा हो गया ये बी, ठीक है। आगे चलते हैं। संक्षेप में लिखना सार लेखन कहा जाता है, इसी को हम सार लेखन कहते हैं, ठीक है। यानी सेंट्रल आइडिया लिखना कहते हैं कि किसी भी, हमने लिखा बहुत कम लेकिन उसका जो पूरा मेन थीम था वो हमने बता दिया। किसी भी विस्तृत लेख यानी कोई भी अगर बड़ा लेख है, कोई भी बड़ी चीज़ लिखी जा रही है, अथवा आख्यान आदि के सार में निहित तथ्यों एवं सूचनाओं को सरल, फिर है ब्लैंक है यहाँ पे, सरल भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है। क्या कह रहा है, कोई भी बड़ा लेख होता है, जब कोई भी बड़ी बात लिखी जाती है, पूरा व्याख्यान एक लिखा जाता है, पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर करके लिखी जाती हैं, तो उनका जब सार लिखा जाता है उसमें जो तथ्य छिपे होते हैं, जो फैक्ट्स उसमें छिपे होते हैं या जो सूचनाएं होती हैं, सरल और सुबोध, दुर्बोध, अबोध और सुगम। देखो, दुर्बोध मतलब, सुबोध मतलब जो अच्छा अच्छा बोध हो आपको, बोध यानी ज्ञान, ठीक है।
दुर्बोध बुरा ज्ञान हो गया। अबोध मतलब जो जानता ही नहीं हो, जिसको कोई ज्ञान ही ना हो। अबोध कहते हैं ना, अबोध बालक होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। सुगम यानी आसानी से। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी विस्तृत लेख अथवा आख्यान आदि के सार में निहित तथ्यों एवं सूचनाओं को सरल सुगम भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है। सरल सुगम यानी सरल तो पता ही है आपको, सुगम यानी इजी भाषा में, इजी लिटरेचर में आपको प्रस्तुत करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है कि जो मूल, फिर ब्लैंक है मूल के बाद में, मूल की मुख्य बातें उसके 1/3 हिस्से में ही आ जाएं। तो मूल उदाहरण नहीं, उदाहरण यानी एग्जाम्पल नहीं, मूल विषय हो सकता है। आगे देखते हैं, मूल अवतरण उद्धरण। तो ये हो जाएगा मूल विषय, क्योंकि हम जिस भी चीज़ के बारे में बात करें, जो पैराग्राफ किसी चीज़ के विषय में तो होगा, है कि नहीं, पैराग्राफ किसी चीज़ से रिलेटेड होगा। तो मूल विषय की मुख्य बातें, जब हम सार लिखते हैं तो हमें ध्यान रखते हैं कि जो मूल विषय हैं उनकी जो मेन बातें हैं वो 1/3 पार्ट में ही हो जाए। सार लेखन में आपकी भाषा की समझ, और फिर ब्लैंक है एक 4th वाला, और क्षमता की परख होती है। भाषा की समझ और क्या है, अभिव्यक्ति, पुनरुक्ति, प्रदर्शन और प्रस्तुति। अभिव्यक्ति मतलब आप अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं वो। पुनरुक्ति प्रदर्शन, उनको जो रिप्रेजेंट करना। प्रस्तुति भी एक तरीके से वही है। पुनरुक्ति यानी लगभग दोहराना है, कुछ एग्जैक्ट मुझे उसका मीनिंग अभी याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं हम। सार लेखन में आपकी भाषा की समझ और उदाहरण क्षमता की नहीं, भाषा की समझ और प्रस्तुति, ठीक है, प्रस्तुति क्षमता की परख होती है। जब आप सार लेखन करते हैं ना, तो एक तो देखो आप लिख रहे हो तो आप कितनी अच्छी भाषा में और कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी आपने कोई डिश तो तैयार कर ली है, लेकिन उस डिश को आप सजा के प्लेट में और रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वैसा है कुछ सार लेखन। समझ रहे हो आप, पूरी डिश तो आपने बना ली कढ़ाई में, लेकिन उसको एक प्लेट में निकाल के सजा के कैसे रख रहे हो, वो चीज़ है सार लेखन। वैसा है कुछ कि एक बड़ा सा लेख है और उसका 1/3 हिस्से में आपको सारी चीज़ें ऐसे लिखनी है कि वो समझ भी आ जाए इजीली, और बहुत अट्रैक्टिव लोग उसको पढ़ के आगे की चीज़ें पढ़ना भी चाहें। अतः इन दोनों में ही निखार लाने की आवश्यकता होती है। किन दोनों में, भाषा की समझ में और प्रस्तुति की क्षमता में। ठीक है, यहाँ से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ था। इस प्रकार की कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए, किस प्रकार की कला में, भाषा को समझने की कला में, प्रस्तुति, भाषा को प्रस्तुत करने की जो क्षमता है उस कला में, अभी भी देखो वही वाली चीज़ें चल रही हैं पहले ही वाली लाइन की। तो इस प्रकार की कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक वहाँ पे सेंटेंस होगा, उसके आगे अभ्यास, धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। इनके अलावा किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आइए देख लेते हैं। सात्विक यानी जैसे कहते हैं ना सात्विक भोजन, जो या कोई भी चीज़ जो मतलब आध्यात्म से जुड़ी हो, सात्विक कुछ वैसा। सतत यानी लगातार, विशद और निरंतर। तो हम देख लेते हैं सतत, लगातार, निरंतर भी लगातार के लिए निरंतर अभ्यास या सतत अभ्यास। मेरे ख्याल से तो ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा, बट इसमें है नहीं ऐसा। सतत, निरंतर, फिर निरंतर ज़्यादा सूटेबल है। हाँ, निरंतर अभ्यास, धैर्य, क्योंकि अभ्यास जो होता है वो हम निरंतर करते हैं ना, हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़। ठीक है, तो निरंतर अभ्यास, धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। अब आप देख रहे हो ये चीज़ मैंने क्यों बताई। आपने देखा ये सेंटेंस जो था ये शुरू हुआ था चौथे से, फिर ये चौथे फिलर से, फिर ये बीच में एक सेंटेंस गया जो कि फुल था, और फिर 5वें फिलर में भी चौथे सेंटेंस की बातों को जोड़ के ही किया गया था। अब जब आप सिर्फ ये 2 लाइन पहले की 2 लाइन बाद की पढ़ते हो ना जो, तो उसमें कभी कभी आप मेन से छूट जाते हो, और जो एग्जैक्ट, अब देखो सतत भी एक ही है, सतत का भी लगभग वही अर्थ है और निरंतर का भी वही अर्थ है, बट दोनों में से जो बेस्ट चुनना है तो हाँ वो आपको उसके लिए पूरा ही पढ़ना पड़ता है। और इसीलिए हम आपको बोलते हैं
कि आप हिंदी न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है वो डेली पढ़ो, ताकि आपकी भाषा की जो समझ है, जो पैराग्राफ को समझने की समझ है, वो ज़्यादा डेवलप हो सके। ठीक है, आइए छठे वाले पे चलते हैं। ठीक है, निरंतर अभ्यास, धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। सार लेखन में आप पूरी तरह से बंधे रहते हैं। सार लेखन में क्या होता है कि आप बंधे होते हैं, और फिर एक ब्लैंक है, से खेल नहीं सकते। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है कल्पना, विचार, कलात्मकता और दूरदर्शिता। तो देखो, कलात्मकता और दूरदर्शिता तो नहीं होगा, है ना। बचा रहा कल्पना और विचार। तो जब आप सार लेखन कर रहे हो, ठीक है, तो आप कल्पना से खेलना तो नहीं। हाँ, विचार क्या, सार लेखन क्या है, किसी ने कोई पैराग्राफ लिखा है, आप उसके बारे में अपने विचार दे रहे हो, तो आप विचारों से खेल नहीं सकते, इसलिए हो जाएगा विचारों से खेल नहीं सकते। सार लेखन के लिए आप अनुच्छेद को 2, 3, 4 बार पढ़ डालें, और फिर सातवें में क्या क्या ऑप्शन है, प्रयास, शुरू, अभ्यास और समाप्त करें। तो समाप्त तो करेंगे नहीं भाई, जब 3-4 बार पढ़ेंगे तो अभी आप शुरुआत ही करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो गया, सार लेखन के लिए आप अनुच्छेद को 2, 3, 4 बार पढ़ डालें और फिर शुरू करें। क्या शुरू करें, लिखना। सार लिखते समय सभी बिंदुओं का हरे जाना आवश्यक है। हरे जाना, अभी देखते हैं हम आगे क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है समाप्त, विलुप्त, समाहित, प्रवाहित। ठीक है, एक मिनट, समाप्त, विलुप्त, समाहित और प्रवाहित। सार क्या है, सार लिखते समय सभी बिंदुओं का, समाहित हरे जाना नहीं, समाप्त, समाप्त, विलुप्त, ये का, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ इन्होंने सेंटेंस, हरे जाना वो चीज़ नहीं समझ आ रही है। हरना यानी हरण करना होता है, बट सभी बिंदुओं का, सभी बिंदुओं का समाहित, प्रवाहित, आठवां का इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। आइए एक बार देख भी लेते हैं हम। आठवें का सी, समाहित हो जाना, वही समाहित हो कोई है, इन्होंने हरे लिखा है, समाहित हो जाना। अगर ये हो ना, यहाँ पे सभी बिंदुओं का, ये हरे नहीं होगा, ये होगा हो जाना। तब ये होगा कि सभी बिंदुओं का आपस में समाहित हो जाना। समाहित हो जाना यानी मिल जाना, तो समाहित हो जाना आवश्यक है। जब आप सॉल्व करते रहो तो इस हरे से परेशान मत होना, ये है हो, समाहित हो जाना आवश्यक है। सार लेखन के लिए आप में कुशाग्र बुद्धि यानी बहुत तेज बुद्धि, एकाग्र चित्तता यानी जिसको आप कहते हो ना, जो आपका एकाग्र को क्या कहते हैं, अरे मेडिटेशन के थ्रू हम जो बढ़ाते हैं अपना फोकस, या फिर एक एग्जैक्ट वर्ड है इंग्लिश का जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो एकदम फोकस जो है उसको होना, विषयों एकाग्र चित्तता, फिर बीच में एक चीज़ है जिसको हमें शायद चाहिए सार लेखन के लिए, और विषयों का विशद ज्ञान मतलब विस्तृत ज्ञान, समाहार शक्ति मतलब हर बड़ी सी चीज़ को छोटे, मतलब कई 5-6 लाइन की चीज़ों को एक लाइन में लिखने की क्षमता, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भाषा पर अधिकार और निरंतर अभ्यास करने जैसे। अच्छा, तो ये 9वां देख लेते हैं। 9वें में हमें और क्या चीज़ चाहिए, एकाग्र चित्तता चाहिए, ठीक है, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान और सूक्ष्म। देखते हैं अब हम, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान और सूक्ष्म। एकाग्र चित्तता, हाँ ना, ज्ञान विषयों का नहीं, विज्ञान विषयों का नहीं, सूक्ष्म विषयों का विशद ज्ञान, सूक्ष्म, और एक और चीज़ थी ना, ज्ञान, विज्ञान, सूक्ष्म और अज्ञान। तो ये सूक्ष्म विषयों का यानी छोटी छोटी चीज़ों का भी विस्तृत ज्ञान, ये होना चाहिए यहाँ पे सूक्ष्म। तो यानी छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें विशद यानी विस्तृत ज्ञान, समाहार शक्ति यानी बड़े से चीज़ को छोटे में लिखने की शक्ति, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भाषा पर अधिकार और निरंतर अभ्यास करने जैसे
निरंतर अभ्यास करने जैसे, इसके बाद ब्लैंक है, देखते हैं। उत्तम, उचित, शुरू, अनुचित। इसका मेरे ख्याल से उचित ही होगा। आइए ऊपर चल के हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, जैसे उचित गुण होने चाहिए। उचित मतलब परफेक्ट, यही सारे वो गुण हैं जो होने चाहिए, तभी आप सफल सार लेखन कर सकते हैं। तभी आप सफल जो सार लेखन है, यानी जो आप एक सेंट्रल आइडिया किसी भी चीज़ का दे रहे हैं, वो कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। एक बार राजेंद्र प्रसाद जी थे, हाँ, कोई एग्ज़ाम दे रहे थे बड़ा, IRS उस समय पे जो होता था, ब्रिटिश कॉलोनीज जब थी ना हमारे यहाँ पे, उस समय एग्ज़ाम होता था जो, तो उसमें आया था एक निबंध लिखने के लिए ताजमहल पे, कि आप ताजमहल को कैसे परिभाषित करेंगे। और ये कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद ही जी थे, और उन्होंने लिखा था कि ताजमहल इतिहास के पन्नों पर गिरे हुए आंसू की बूंद के समान है। आंसू की बूंद आप सोच रहे हो कितनी पवित्र होती है। आंसू की बूंद, जैसे जब कोई आदमी दुख में या खुशी में रो रहा है और उसकी बूंद, उसके सामने कोई किताब रखी है और उस पर गिर जाए, आप सोच सकते हो वो आदमी कितना पवित्र होगा उस समय, दिल से उसके क्या क्या मनोस्थिति निकल रही होगी। उन्होंने लिखा था ताजमहल इतिहास के पन्नों पर गिरे हुए आंसू की एक बूंद के समान है। तो क्या पवित्रता उन्होंने बताई थी एक छोटे से सेंटेंस से। तो ये था सार लेखन जिसका इन्होंने बताया था। ये भी वैसा ही है, ठीक है, पर वो 10 क्वेश्चन का था, ये 5 क्वेश्चन का है। ये आप थोड़ी देर के लिए ये सारे पढ़ लो। वही चीज़ें हैं कि पैराग्राफ में कुछ स्थान रिक्त हैं और प्रश्न संख्या से दर्शाया गया है, और उनके सामने एक एक के 5 ऑप्शन हैं, ABCDE, और जो भी इसको पूरा करेगा हमें आगे जाना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन एकक का निर्माण। अब देखो क्या होता है हिंदी में, यही चीज़ें अगर आपको इंग्लिश में मिले ना, कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन एकक यानी CPU के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। CPU के बारे में बात हो रही है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन एकक, ये इंग्लिश में रहता है, आप कितना इजीली समझ जाते हैं, बट केंद्रीय संसाधन एकक वो बहुत अजीब सा शब्द है ना। तो CPU का निर्माण, CPU की बात हो रही है। यही चीज़ें हैं जो आप करोगे जब मेरे साथ में ये मैं पेपर सॉल्व करूँगी, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि ड्रीम बिग इंस्टीट्यूशन का ये लेवल थोड़ा अच्छा है, तो आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना, काफ़ी प्रॉफिट होगा आपको इससे। तो कंप्यूटर के जो CPU का निर्माण किसी ने सिलिकॉन के वेफर से प्रारंभ किया था। आप सब कंप्यूटर की तैयारी कर रहे होगे और श्योर है आप लोग अब तक हिस्ट्री पढ़ चुके होगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि सिलिकॉन का वेफर उससे प्रारंभ हुआ था। यह बड़ा लगभग 2 इंच सिलिकॉन का, ठीक है। तो आगे जाते हैं। लगभग 2 इंच सिलिकॉन का, 2 इंच आकार तो हो नहीं सकता, 2 इंच आयताकार नहीं हो सकता, 2 इंच वृत्त नहीं, 2 इंच परिधि का होगा। 2 इंच परिधि का सिलिकॉन का, 2 इंच परिधि क्यों नहीं होगा ये भी मैं बता दूं। देखो ये बाकी सारे जो है ना आकार से रिलेटेड है, ठीक है। जो भुजा है, भुजा के नापने से सिर्फ एक ही रिलेटेड है, वो है परिधि। वृत्त की भुजा कैसे नापी जाती है, परिधि निकाल के, या उसका जो वर्ग या वो चीज़ें निकाली जाती हैं, वर्ग या परिधि, परिधि यानी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये लगभग 2 इंच पेरीमीटर सिलिकॉन का फिर है निर्मल, दोष रहित, विशुद्ध, शुद्ध तो नॉर्मल सी चीज़ है का शुद्ध क्रिस्टल होता है। वेफर को छोटे आयताकार, औसत, निराकार, तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ये पेपर मैं बिल्कुल पहले से नहीं देखती, आप ही के साथ सॉल्व करती हूँ, ठीक है। 2 इंच परिधि है, पर ये चीज़ देखो मुझे नहीं समझ आ रही है, ठीक है, कि अगर परिधि का टुकड़ा होता है तो फिर इसको आयताकार कैसे काटा जाएगा, है कि नहीं। वो तो परिधि तो सही है, परिधि मेरा सही है, 2 इंच की परिधि, क्योंकि वही एक भुजा नापने का था।
का क्रिस्टल होता है। ओके, ये जो सिलिकॉन का टुकड़ा होता है ये 2 इंच परिधि का होता है, ऐसा गोल सा, और इस वेफर को छोटे आयताकार टुकड़े में काट लिया जाता है जिसे चिप्स कहते हैं। जो जैसे हमारी वो चिप होती थी मोबाइल में लगी होने वाली, आपने छोटी छोटी माइक्रो SD कार्ड देखे होंगे, वैसा कुछ, तो वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में आयताकार काट लिया जाता है। इन चिप्स से विशिष्ट बिंदु पर नियंत्रित अशुद्धियों, बिंदुओं, केंद्रों, दोषों, केंद्रों, देखो अशुद्धियों तो होगा नहीं, दोषों होगा नहीं, बचा बिंदुओं और केंद्रों ना। तो आइए देखते हैं केंद्रों से। देखो केंद्रों नहीं हो सकता क्योंकि इन चिप्स से विशिष्ट बिंदुओं पर नियंत्रित बिंदुओं, विशिष्ट बिंदु पर नियंत्रित केंद्रों से, हाँ, जो विशिष्ट बिंदु हो। ओके, तो लेट्स आगे हम बात करते हैं केंद्रों क्यों होगा और बिंदुओं क्यों नहीं होगा। देखो क्या है कि जो ये चिप है, मान लो पहले एक ये गोला था, इसकी परिधि थी 2 इंच की परिधि का सिलिकॉन का टुकड़ा था, शुद्ध टुकड़ा। इसके बाद इसको एक आयताकार टुकड़े में काट दिया गया और इस पर कुछ बिंदु निर्धारित किए गए। इन बिंदु के केंद्र से, ठीक है, केंद्र से संचित कर आवश्यकता अनुसार ट्रांजिस्टर, डायोड एवं अन्य, इन बिंदुओं से क्या किया जाता था, जो ट्रांजिस्टर, डायोड एवं अन्य उपकरणों, संरचनाओं, योजनाओं तो नहीं होगा, संरचनाओं और उपकरणों में देख लेते हैं। अन्य संरचनाओं नहीं होगा, यहाँ पे देख लो, संरचना यानी स्ट्रक्चर, यहाँ उपकरण की बात हो रही है। देखो ट्रांजिस्टर क्या है, एक उपकरण है, डायोड उपकरण है, तो अन्य उपकरणों की ही बात होगी। उपकरणों की पर्याप्त संख्या तैयार की जाती है। अंत में इन सभी योजनाओं को सोने के पतले तार से चिप पर जोड़ दिया जाता है। तो ये था आपका पूरा सेंटेंस। जब आप इस PDF को डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आंसर भी मिलेगा, ठीक है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, और जो चीज़ें हों आप आगे बताना। ये आप डाउनलोड कैसे करोगे, आप जाओगे गूगल पे, आप सबके फ़ोन में भी होगा गूगल, वहाँ आप जाना और लिखना ड्रीम बिग इंस्टीट्यूशन, हाँ, और हिंदी लैंग्वेज फ्री PDF फॉर RRB PO क्लर्क, ये आपको मिल जाएगा। 15 क्वेश्चंस के ऐसे 20 सेट हैं, हाँ। मैं यहाँ पे आपको साथ में सॉल्व कराऊंगी। मैं इस पेपर को बिल्कुल नहीं देखती, मैं जब रिकॉर्ड करने आती हूँ मैं एक देखती हूँ और उसको शुरू करती हूँ कि हाँ आज आपके लिए कौन सा ले चलूँ। तो मैंने ये बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ ही सॉल्व करी हूँ ताकि आप ये सीखो कि मैं भी एग्ज़ाम में कैसे करती हूँ। आप सबने मेरे मार्क्स देखे हैं और इसीलिए शायद आप सब मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो बस उस ट्रस्ट को मैं आपके साथ में बरकरार रख रही हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि आप सबके लिए ये सब सेशन फ्रूटफुल हो। तो थैंक यू, और इसी के साथ बंद करते हैं। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय एंड टेक केयर।